Namaskar students. So we are studying Biot-Savart law and problem based on Biot-Savart law. तो इन प्रीवियस लेक्चर्स हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्टेट वायर कैलकुलेट किया और फिर उसके बाद हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग सर्कुलर वायर कैलकुलेट किया और फिर हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रोटेटिंग डिस्क एंड रोटेटिंग स्फीयर कैलकुलेट किया। तो इस लेक्चर में नियरली आई हैव कवर्ड, अगर देखें तो मैं लगभग मैग्नेटिज्म बायो-सेवर्ट लॉ से जितने भी टॉपिक हो सकते हैं मेन टॉपिक उसको मैंने कवर्ड कर लिया है। तो एक और थोड़ा सा मैं कंसेप्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में आपके भी। तो ये थोड़ा सा मैं 10 मिनट का एक लेक्चर बना रहा हूँ, इसमें आपको बहुत मतलब अच्छे कंसेप्ट मिलेंगे इस लेक्चर में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, विल ट्राई टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए पॉलीगन, मतलब जिसमें बहुत सारे फेसेस हो, पॉलीगन फेस का हो, तो जिसमें हो सकता है इट में भी ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कोई भी शेप का आपका करंट कैरिंग लूप है या करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट है। अगर पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इसमें मैं कंसेप्ट दूंगा। तो इस कंसेप्ट को आपको बहुत यूजफुल कंसेप्ट है ये, इसमें बहुत अच्छा आपको लेक्चर लगेगा और बहुत यूजफुल है ये। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। So I have written in type of a problem, so that is problem it is here, find the magnetic field at the center of a regular n-sided polygon carrying a steady current I, let R be the distance from the center of any side. प्रॉब्लम समझ में आया? दिस इज आई हैव रिटन वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम समझ आया कि एक रेगुलर एन साइड पॉलीगन है, मतलब पॉलीगन में साइड नहीं डिवाइड, मतलब ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। अगर मान लीजिए एन की वैल्यू 3 है तो ट्रेंगल हो जाएगा, एन की वैल्यू 4 है तो स्क्वायर हो जाएगा, एन की वैल्यू जो है अगर 6 है तो हेक्सागन हो जाएगा, एन की वैल्यू अगर 8 है तो ऑक्टागन हो जाएगा। इस तरीके का एक नॉर्मल जनरल प्रॉब्लम है। तो बोल रहे हैं करंट कैरिंग पॉलीगन है, करंट अगर इस पॉलीगन में आई करंट अगर कैरी कर रहा है तो बोल रहे हैं स्टेडी करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस पॉलीगन के सेंटर पे ओ पे, और सेंटर से उस पॉलीगन के जो साइड्स है उसकी डिस्टेंस आर दिया है। ठीक है, तो ये हमने एक डायग्राम ड्रा किया है। तो ये मान लेते हैं कि पॉलीगन का सेंटर है, ये पॉलीगन की साइड है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एन साइड मैंने मान लिया। तो जब भी आपको कंसेप्ट क्या है, कैसे आपको इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, टैकल करना है, जब भी आपको इस तरीके का सवाल दिया जाए, पूछा जाए प्रॉब्लम, तो आप क्या करिए कि सबसे पहले एक आप स्फीयर बनाइए, एक सर्कल बनाइए। ठीक है, अगर एक सर्कल बनाते हैं तो हम लोग सर्कल में एक ट्रायंगल भी बना सकते हैं, अगर ऐसे देखें तो सर्कल में एक स्क्वायर भी बना सकते हैं, एक पेंटागन भी बना सकते हैं, एक हेक्सागन भी बना सकते हैं, 7 साइड वाला ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ऑक्टागन भी बना सकते हैं। तो मतलब इन सर्कल वी कैन अकोमोडेट ऑल काइंड ऑफ शेप्स। ओके, तो क्या करें, जो आपका पॉलीगन है, पॉलीगन का जो सेंटर हो वही आपका सर्कल का सेंटर बनाए। हमने इसीलिए देखेंगे, अगर एक हमने सर्कल बनाया है और डॉटेड लाइन दिखाएं, मतलब इसमें पॉलीगन के एन साइड हो सकता है। ठीक है, अब फिर क्या करें, तो सर्कल में ये हमने एक साइड ले लिया पॉलीगन का, दूसरा साइड ले लिया, तीसरा साइड ले लिया, चौथा साइड ले लिया, 5वां 6वां इसे बना सकते हैं, एन साइड ले लिया। ठीक है, तो सर्कल ड्रा करने से फ़ायदा क्या है, आपको बहुत सारा प्रॉब्लम ईजी हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर देखें यहाँ पे, तो ये पॉलीगन का सेंटर है, ये सर्कल हमने इमेजिनरी मतलब हमने इमेजिनरी सर्कल हमने ड्रा किया है। ठीक है, जो साइड के कॉर्नर, जो पॉलीगन है उसके कॉर्नर्स को टच करे। अगर ट्रायंगल बना दे तो ट्रायंगल के तीनों
वर्टिसेस को टच करता, अगर स्क्वायर बनाते हैं तो स्क्वायर के वर्टिसेस को टच करता, अगर ये हमने पेंटागन बनाते तो पेंटागन के वर्टिसेस को टच करता। ठीक है, तो कोई भी आपका शेप हो पॉलीगन का वो सब एकोमोडेट हो जाएगा सर्कल में। ठीक है, ये सेंटर है, ये इसका सेंटर और सर्कल का सेंटर सेम होना चाहिए, बट कोई ज़रूरी नहीं हो कि जो सर्कल का रेडियस है वो ये जो डिस्टेंस है ये बराबर नहीं होते। यहाँ पर अगर देखिए तो ये दिया है लेट आर विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी साइड, तो ये इस साइड से, ये जो पेंटागन की साइड है, पॉलीगन की साइड है, वो इसी डिस्टेंस आर दिया है, रेडियस में भी डिफरेंट। ओके, तो बट नो नीड टू वरी, हमें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अगर देखें हमने ड्रा किया तो ये मान लेते हैं कि इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये एक वन साइड लिया, वन साइड से ये ओरिजिन पे एक हमने लाइन खींचा। ठीक है, अब इसलिए ये परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 90 होगा, एंगल 90 होगा, और ये डिस्टेंस आर है। ठीक है, आर डिस्टेंस है। तो मान लेते हैं कि अब इसी ओरिजिन से जो साइड है, साइड का एक एंड यहाँ पे मैच कराएं, एक लाइन यहाँ पे खींचे। ठीक है, लाइन अगर खींचते हैं तो अब अगर देखें तो ये जो लाइन होगा, ये लाइन, ये इस जो सर्कल है उसका रेडियस होगा, ये उसका रेडियस होगा, बट ये नोन नहीं है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हमें प्रॉब्लम को जो सॉल्व करना है इस आर के टर्म में सॉल्व करना है, इसके टर्म में सॉल्व नहीं करना है। इस तरीके का प्रॉब्लम अगर आपको याद हो, हमने एक प्रॉब्लम कराया था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट फाइनाइट स्टेट वायर। अगर वायर की लेंथ अगर नोन हो जाए तब हमने एक मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कराया था। अगर आपको याद हो तो हमने एक लाइन सेगमेंट लिया था जब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट वायर, तो वहाँ पर हमने निकाला था। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर दैट इज बी इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम यहाँ पे आई अपॉन एस वहाँ लिए थे, आई अपॉन एस साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, वेयर थीटा 1 एंड थीटा 2 वाज द एंगल ऑफ द वायर from one into the other end, that was the initial and final value of the angle from the point where we are measuring the magnetic field. तो अगर आपको मैं पीछे जाऊँ तो अगर आपको ये हम लोगों ने पढ़ रखा था, तो ये अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ आपको, तो ये वाला ये था। अच्छा, यहाँ पे हमने जब आपको लेक्चर वहाँ पे हमने डिलीवर किया था ऑडियो वीडियो लेक्चर, तो वहाँ पर हमने ये एंगल थीटा 1 और थीटा 2 यहाँ पे माना था, जो कि गलत था। ये पॉइंट पी से हम लेंगे एंगल, पॉइंट पी यहाँ है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और यहाँ से हम थीटा 1 थीटा 2 डिसाइड करेंगे। तो दिस इज इनिशियल एंगल, दिस इज फाइनल एंगल। तो ये वहाँ एक करेक्शन आपको ये नोट करना है, हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी करेक्शन डाल दिया था। तो दिस इज ए करेक्शन, यू हैव टू नोट डाउन। तो दिस इज एंगल थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2 एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द वायर। तो दैट फार्मूला हैज कम, दैट इज बी इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन एस साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1, जहाँ पे थीटा 2 और थीटा 1 जो है इनिशियल और फाइनल वैल्यू है वायर की, डिसाइड कर सकते हैं कितना लेंथ है तो वो दे देगा। ठीक है, तो लेट अस रिटर्न टू द करंट प्रॉब्लम। तो अगर करंट प्रॉब्लम में आते हैं तो क्या है, अगर यहाँ पे देखें, अगर ये पूरा स्फीयर, हमने इसीलिए सर्कल लिया था, अगर ये पूरा सर्कल लेते तो उस पूरे सर्कल का एंगल हमें पता है, दैट इज 360, दैट इज ए 360 मीन्स 2 पाई। अब अगर इसमें सर्कल में अगर हमने n पॉलीगन बना दिया, 1 2 3 4 5 6 साइड बना दिया, तो अब अगर इसको यहाँ से यहाँ मिलाएं, अगर इसको यहाँ से मिलाएं, तो ये जो टोटल एंगल है, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक एंगल, ठीक है, ये हमने लिखा है पूरा ये एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। अगर पूरा एंगल लेते तो 2 पाई होता। अब इसमें हमने n साइड्स ड्रा कर दिया सर्कल में, ऑब्वियसली 2 पाई n, तो अगर 2 पाई n एंगल ही हो जाएगा, ये वाला एंगल 2 पाई n हो जाएगा। n इज वेयर इज द साइड नंबर ऑफ साइड्स ऑन द सर्कल। ठीक है, जब अगर ये 2 पाई n है टोटल एंगल, और ये हमने मिडिल से ये यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा है, तो ये जो एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, दैट इज ये 2 पाई बाई n है, तो ये हो जाएगा हाफ पाई बाई n, और ये हो जाएगा पाई बाई n। सो दिस इज बेसिकली थीटा 1, इस मीन्स थीटा 1 की वैल्यू पाई बाई n है, और थीटा 2 की वैल्यू भी पाई बाई n है। बट इफ यू मेजर तो थीटा 1 विल बी इक्वल टू माइनस पाई बाई n एंड थीटा 2 विल इक्वल टू प्लस पाई बाई n। ठीक है, अब हम लोग अगर अल्फा की वैल्यू निकालते तो अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, दैट इज पाई बाई 2 माइनस पाई n, दिस इज आल्सो पाई बाई 2 माइनस पाई n। बट हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्फा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फार्मूला में क्या दिया है, बी इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन एस साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। ठीक है, तो थीटा जो जहाँ पे फाइनल एंगल है, थीटा 1 इनिशियल एंगल है। अब अगर इसको अप्लाई करें अपने प्रॉब्लम में,
तो हमारे पास क्या है, वहाँ पे एस है, तो एस की जगह पे यहाँ क्या है, आर दिया है, इस साइड से पॉइंट की डिस्टेंस। और थीटा 1 कितना दिया है, इनिशियल एंगल, दैट इज माइनस पाई बाई एन। ठीक है, उल्टा जा रहे हैं ना, तो दैट इज माइनस पाई बाई एन, अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं। और थीटा 2 कितना है, दैट इज पाई बाई एन। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या दे देगा, दैट विल गिव द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वन साइड ऑफ द पॉलीगन। ठीक है, एक साइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सेंटर ओरिजिन पे, यहाँ सेंटर पे वो निकल जाएगा। तो अगर निकालते हैं तो हमने इसको नाम दे दिया लेटर से B1। तो B1 इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई अपान आर, दैट इज डिस्टेंस, साइन पाई बाई एन माइनस साइन माइनस पाई बाई एन, दिस एंगल माइनस पाई बाई एन। ओके, so this will give the mu 0/4 pi I upon r sin pi by n plus sin pi by n. So this is the magnetic field due to one side. या इसको और सॉल्व करें तो ये 2 हो जाएगा, तो दैट इज mu 0/4 pi I upon r 2 sin pi by n, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज mu 0/2 pi I upon r sin pi by n. So this is the magnetic field due to one side of a polygon. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर देखें, अगर n साइड है पॉलीगन में, तो कितने साइड है उसमें प्रॉब्लम में दिया है, n साइड है पॉलीगन में। अगर n साइड पॉलीगन में है, तो अगर n साइडेड है तो हमें n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड सेंटर क्या हो जाएगा, सभी का सम हो जाएगा। हमें पता है कि दैट इज, हमने पढ़ाया था ना, मैग्नेटिक फील्ड सुपरपोजिशन लॉ फॉलो करता है। अब अगर हमने अभी फिगर में जाएं तो ए के कारण मैग्नेटिक फील्ड हमने B1 निकाला, ऐसे इसके कारण भी निकालते तो सेम मैग्नेटिक फील्ड आता है, इसके कारण भी निकालते तो मैग्नेटिक फील्ड सेम आता। ठीक है, क्योंकि ये हमने जो साइड बनाया है ये इक्वल, जो पॉलीगन का साइड होगा वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, तो ये एंगल भी इक्वल बनेगा, तो ये हमेशा जो कैलकुलेशन आएगा B1 B2 B3 B4 B5 Bn, सो द सेम नंबर आएगा। ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालेंगे, सो दैट विल बी ड्यू टू n साइड, सो दैट विल बी इक्वल टू n इंटू B1, तो दैट इज n म्यू 0 I upon 2 pi r sin pi by n. So this is the magnetic field due to n-sided polygon. This is the answer. Okay. Now let us say, इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं क्या ये आंसर जो हमने निकाला सही है गलत है। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले स्क्वायर का एक प्रॉब्लम अलग से हमने कर रखा था। स्क्वायर का प्रॉब्लम एक हमने अलग सेपरेट प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था। तो अगर n की वैल्यू हम 4 रख देते हैं, ठीक है, n इज इक्वल टू लेटर से 4 साइड्स, तो दैट मीन्स अगर n की वैल्यू 4 रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो पॉलीगन में जो कई सारे हैं तो यहाँ पे एक स्क्वायर बनेगा ना, एक ऐसे स्क्वायर बना सकते हैं, ऐसे स्क्वायर बनाएं, जब स्क्वायर बनाएंगे तो तब अगर इसमें वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, तो दैट विल गिव b इज इक्वल टू n की जगह पर रखेंगे 4, तो यहाँ पे आ जाएगा n की जगह पे 4 म्यू 0 I 2 पाई r साइन पाई बाई n, तो पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 मीन्स 45 एंगल, इसको रख दें, सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 म्यू 0 I अपॉन पाई बाई r, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है √2, तो निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू √2 म्यू 0 I अपॉन पाई बाई r। एग्जैक्टली अगर पीछे जाइए तो हमने जब कैलकुलेट किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर, सो दैट वाज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस नंबर, सो दिस मीन्स दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्क्वायर। ठीक है, आई होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर। सिमिलरली अगर मान लेते हैं 3 n की वैल्यू 3 है, मतलब ट्रायंगल है, तो अगर पॉलीगन में जाते तो क्या हो जाता, पॉलीगन में अगर जाते तो ये हो जाता, यहाँ पे ट्रायंगल बनता, तो मान लेते हैं कि ये ऐसा कुछ ट्रायंगल बनता। ठीक है, ट्रायंगल बनता तो आपको r डिस्टेंस दिया ही है पॉलीगन का, तो आप ट्रायंगल के लिए निकाल लेते। ठीक है, तो ट्रायंगल के लिए निकालते तो क्या हो जाता, ये हो जाता, अगर n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा, सो दैट इज n इक्वल टू 3, तो द ट्रायंगल बनाएगा, तो n की जगह पे 3 रख देंगे, म्यू 0 I अपॉन 2 पाई साइन पाई बाई n, तो n की जगह पे 3 हो जाएगा, तो ये रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 म्यू 0 पाई r इंटू साइन n पाई बाई 3 मीन्स 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये दे देगा b इज इक्वल टू 3√3 म्यू 0 I अपॉन 4 पाई r। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ट्रायंगल। आसान है ना, बहुत आसान है। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि पॉलीगन में n की वैल्यू 6 है, मतलब हेक्सागन है या पेंटागन है, आप कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू। अब आप खुद से अपने डिफरेंट प्रॉब्लम आप खुद डिजाइन कर सकते हैं, ये ऐसा मेरा बिलीव है जो आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ। तो अगर अब n की वैल्यू 6 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हेक्सागन हो जाएगा, तो n की जगह 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 म्यू 0 I अपॉन 2 पाई r साइन पाई बाई 6,
n पाई बाई n था तो यहाँ 6 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे 3 म्यू 0 i अपॉन पाई बाई r, और साइन पाई बाई 6 मीन्स 30, साइन 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा b इक्वल टू 3/2 म्यू 0 i अपॉन पाई बाई r। सो दिस इज द आंसर ड्यू टू ए हेक्सागन। अगर पेंटागन होता तो यहाँ 5 हो जाता, यहाँ पे पाई बाई 5 हो जाता। अगर ऑक्टागन होता तो यहाँ पे n की जगह पर 8 रखते और n की जगह पर 8 रखते। तो इस तरीके से हम किसी भी शेप के पॉलीगन के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते थे। रिमेंबर, हमने यहाँ जो भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है, सभी मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है। अगर इसको वेक्टर लिखते तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती, अगर आप देखें, अगर फिगर में जाएँ तो ये करंट, हमने करंट का सिंबल शायद नहीं किया, करंट अगर इसमें इस डायरेक्शन है, किसी डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, अगर इसको रखें एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे, तो लेटर से जो हमारा पॉलीगन है एक्स वाई प्लेन में फैला हुआ है और जेड प्लेन ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जो है जेड की तरफ पॉइंट करेगा। क्लियर। तो सभी जगह, चाहे वो स्क्वायर हो, सर्कल हो, स्क्वायर हो, ट्रायंगल हो, या जो भी पॉलीगन हो, सभी में मैग्नेटिक फील्ड जो है जेड की तरफ पे, जेड यूनिट वेक्टर, अगर बी वेक्टर लिखें तो जेड यूनिट वेक्टर लिखेंगे, जेड की तरफ पॉइंट करेगा। सो आई होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर। तो अब आप अपनी मर्जी से जितने भी ग्रिफिथ में सवाल दिए हैं, आप उन सारे प्रॉब्लम्स को, ग्रिफिथ के प्रॉब्लम्स को एज ए असाइनमेंट मान के चलिए, उनको सॉल्व करिए, और उन सारे प्रॉब्लम्स का आंसर जो है आप यूट्यूब चैनल पे अपलोड करिए मेरे, या व्हाट्सएप में आप अपलोड करिए, ठीक है। तो थैंकिंग यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। Stay home, stay safe. This lecture is prepared due to coronavirus. That is why I request you to stay at home. Thank you very much for listening me.